नमस्कार। हज़ारों महफ़िलें हों, लाखों मेले हों, जब तक खुद से ना मिलो, भरी भीड़ में भी अकेले हो। तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने बारे में जानना। वो कहते हैं ना कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है दुनिया में तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो अपना इवेल्युएशन आप खुद करें। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी मैसेज के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या FCC या फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक केंद्रित घनीय संरचना में जो यूनिट सेल है FCC स्ट्रक्चर में, यूनिट सेल के 8 कोनों पर एक एक एटम अवेलेबल होता है। इसी तरीके से जो 6 फेसेस हैं हमारे पास यूनिट सेल के, उनके सेंटर में भी एक एक एटम और अवेलेबल होता है ना। तो हम बात करते हैं आज फलक केंद्रित घनीय संरचना के बारे में, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, या हमने इसको नाम दे दिया क्या, FCC, है ना। हमने कह दिया फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक केंद्रित घनीय संरचना। हमने कहा कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के हर कॉर्नर पर एक एक एटम अवेलेबल होगा। उसके साथ जो भी हमारे पास 6 फेस होंगे, उन 6 फेसेस के ऊपर भी एक एक एटम और अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि इस सेंटर के फेस पर एक एटम अवेलेबल आ गया, इस सेंटर के फेस पर भी क्या हो गया, एक और एटम आ गया, इस फेस पर भी हमारे पास क्या आ गया, एक और एटम आ गया। कॉर्नर का जो एटम है वो एटम इस एटम को हमेशा स्पर्श करेगा, लेकिन ये जो कॉर्नर के एटम हैं, ये एटम एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, है ना। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ये जो कॉर्नर वाले एटम हैं, कॉर्नर वाले एटम सेंटर एटम को स्पर्श करते हैं, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डायग्राम आ गया। तो ये जो कंडीशन है, ये हमारे पास कहलाता है कैसा, FCC स्ट्रक्चर। ठीक है, FCC स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लें किसको, कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर, या दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं उसे, समन्वय संख्या। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर की, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहते हैं कि भाई कोई भी एटम कितने एटम को स्पर्श कर रहा है ना, वो नंबर हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर था। ठीक है, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर में हमने कहा कि भाई सपोज दैट ये हमारे पास 4 कमरे आगे ग्राउंड फ्लोर पे, है ना, जैसा हम पहले भी एग्जांपल लिया हमने इसका, 4 कमरे आगे ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ जो सेंटर एटम होगा, ये सेंटर एटम है। इन चारों ये जो 4 दीवारें बन रही हैं, इन चारों दीवारों के सेंटर पर जो एटम होगा, उन चारों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। इसी के साथ ये जो इनके कमरे की जो छत हैं, इन छतों के सेंटर पे जो एटम होगा, उनको भी क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 8 एटम हो गए। और अब हम कहते हैं कि 4 कमरे हमने इसके ऊपर और बना दिए। और बनाने का मतलब, एक दीवार इसके ऊपर आ गई, एक दीवार इसके ऊपर आ गई, एक दीवार इसके ऊपर आ गई और एक दीवार इसके ऊपर आ गई। तो जो ऊपर जो दीवारें बन रही हैं, उनके सेंटर के जो एटम होंगे, वो भी इस एटम को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 12 आ गए। तो FCC स्ट्रक्चर के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं लैटिस कांस्टेंट या जालक नियतांक। दूसरी बात आ गई लैटिस कांस्टेंट या जालक नियतांक, है ना। जालक नियतांक हम कहें कि निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की दूरी, जैसे हमने कह दिया कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, A कहलाएगी। क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब A = B = C होगा, और अल्फा = बीटा = गामा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये भी A बनेगा,
ये भी कितना बनेगा, a बनेगा, और ये हाइट भी हमारे पास कितनी आएगी, a के इक्वल आएगी। तो लेटेस्ट कांस्टेंट हम कैलकुलेट करें, जैसे हमने एक फेस ले लिया, सपोज दैट एक फेस हम ले लें, हमने कहा कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, a के इक्वल है, ये डिस्टेंस भी कितनी है, a के इक्वल है। तो मैं कह दूं कि भाई एक एटम तो कहाँ है, एक एटम इसके सेंटर पर अवेलेबल है। एक एटम कहाँ हो गया, एक एटम हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया, ये दूसरा एटम आ गया, ठीक है, और तीसरा एटम हमारे पास कैसा आ गया, तीसरा एटम हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, है ना, ये हमारे पास तीसरा एटम बन गया, ठीक है। तो हम कहें कि एक एटम की रेडियस जो है वो हमारे पास कितनी होगी, r के बराबर है। यहाँ इस एटम का डायमीटर आएगा, ये हमारे पास कितना बन गया, 2r के बराबर। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस बनेगी ये हमारे पास कितनी बन गई, r बन गई। सपोज दैट इस पॉइंट को कह दिया मैंने a, इस पॉइंट को कह दिया मैंने b, और इस पॉइंट को कह दिया मैंने c। तो दैट मीन्स ट्राइंगल रूल से हम सिंपली हम कह सकते हैं कि ac का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बराबर वैल्यू आएगी ab का होल स्क्वायर, और प्लस वैल्यू आ गई bc का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई, ac कितना बना, 4r का स्क्वायर इक्वल्स टू ab यानी a स्क्वायर, प्लस में वैल्यू आ गई a स्क्वायर, दैट मीन्स वैल्यू आ गई 4r का स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, दैट मीन्स वैल्यू आ गई a स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, 4r का स्क्वायर आ गया अपॉन ए वैल्यू आ गई 2, दैट मीन्स a इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना, 4r अपॉन ए वैल्यू आ गई √2, यानी वैल्यू आ गई ट्वाइस √2, और वैल्यू आ गई r। तो ये हमारे पास आ गया लेटेस्ट कांस्टेंट फॉर FCC स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। थर्ड पॉइंट हमने ले लिया नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, है ना। थर्ड हमारे पास पार्ट आ गया नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, या हम कह दें एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, है ना, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, या नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब हमने कहा कि भाई आठों कोनों पर एक एक एटम अवेलेबल होगा, तो हर एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट जो है वो ही यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। 1/8 पार्ट, तो 8 एटम का कितना पार्ट यूनिट सेल में आ गया, सिर्फ 1/8वां पार्ट है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 आ गया। फिर इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि हर फेस के सेंटर पर एक एटम है, तो कितने फेस हैं, 6 फेस है ना। तो 6 फेस है तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 6 हो गए। और एक फेस है वो कितनी सेल में कंट्रीब्यूट कर सकता है, 2 सेल्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है ना। अपन ने ये एग्जांपल दिया था ना, जैसे ये हमने एग्जांपल दिया, यूँ कमरों का हमने एग्जांपल दिया, तो एक फेस जो है, एक फेस ये वाला जो फेस है ये इन 2 कमरों के अंदर ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर यहाँ एक एटम अवेलेबल है, इस फेस के सेंटर पर अगर अवेलेबल है, तो उसका हाफ पार्ट इस यूनिट सेल में आएगा, हाफ पार्ट दूसरे यूनिट सेल में आएगा। तो सिर्फ 1/2 भाग है ना, इन 6 एटम्स का कितना, सिर्फ 1/2 पार्ट है, वही हमारे पास यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो दैट मीन्स वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 1 प्लस वैल्यू आ गई 3 और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 4। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हमारे पास कितने आ गए, 4 के इक्वल आ गए। तो हमने कुछ वैल्यू कैलकुलेट करी, हमने कहा लेटेस्ट कांस्टेंट है वो तो कितना आ गया, ट्वाइस √2 r आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो था, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। और तीसरी बात, नंबर ऑफ एटम्स जो हमने कैलकुलेट करे वो कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। अब मैं कहूँ कि अगर वॉल्यूम ऑफ एटम्स हम कैलकुलेट करें, है ना, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल यदि हम कैलकुलेट करें, यानी एकक कोष्ठिका में जो परमाणु हैं उनका आयतन कितना होगा, उनका वॉल्यूम कितना होगा, तो हम कह रहे हैं कि एक एटम जो है, शेप हम मानते हैं स्फेरिकल, तो उसकी रेडियस आ गई r, स्फेरिकल शेप है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। तो 4 एटम हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 4/3 और वैल्यू आ गई πr³, यानी v इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 16/3 और वैल्यू आ गई πr⁻3। इसको सपोज दैट मैंने मेंशन कर दिया किससे, v1 से, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया यूनिट सेल का, सॉरी वॉल्यूम आ गया एटम्स का जो हमारे पास यूनिट सेल में अवेलेबल है, कितना आ गया, 16/3 और वैल्यू आ गई πr⁻3, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट इसमें कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। यहाँ तो हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ एटम्स, परमाणुओं का आयतन हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका का आयतन। क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, A = B = C है, तो सिंपली इसका वॉल्यूम कितना होगा, V2 से मैंने मेंशन कर दिया, तो सिंपली वॉल्यूम कितना आ गया, A⁻³ कह दूँ, यहाँ में वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस √2 आ गया, और वैल्यू आ गई वैल्यू आ गई 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गया, और वैल्यू आ गई √2 और वैल्यू आ गई R⁻3। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका का आयतन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, क्या, पैकिंग फ्रिक्शन, है ना। पैकिंग फ्रिक्शन हम क्या डिफाइन करते हैं, संकुलन गुणांक, है ना। पैकिंग फ्रिक्शन या संकुलन गुणांक हम क्या कहते हैं, हम डेफिनेशन कहते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, पैकिंग फ्रिक्शन आ गया, क्या कहते हैं हम, एटम्स का वॉल्यूम कितना था, V1 से हमने मेंशन किया था, यूनिट सेल का वॉल्यूम हमने मेंशन किया था किससे, V2 से हमने मेंशन किया था, या V1/V2 कितना आ गया, वैल्यू आ गई 16/3, वैल्यू आ गई πr⁻3, और डिवाइडेड बाई वैल्यू आ गई 16 आ गया, और वैल्यू आ गई √2 और वैल्यू आ गई R⁻3। सॉल्व करें, हम इसको सॉल्व करें तो पैकिंग फ्रिक्शन जो है या संकुलन गुणांक का जो मान है वो कितना आ गया, π/वैल्यू आ गई 3 और वैल्यू आ गई √2, यानी वैल्यू आ गई 0. करें 0.74, या वैल्यू आती है हमारे पास कितनी, 74%। इसका मतलब FCC क्रिस्टल में जो एटम्स है उनका वॉल्यूम जो है वो यूनिट सेल के वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग हम कह दें, यानी वो यूनिट सेल के वॉल्यूम का 74% जो पार्ट है वो एटम्स के द्वारा एक्वायर किया हुआ होता है। नेक्स्ट पार्ट हम कैलकुलेट करें इसमें 6 पॉइंट के बाद, नेक्स्ट हमें वैल्यूज में कैलकुलेट करनी है परमिटिव वेक्टर्स, है ना, अभाज्य सदिश। अब FCC स्ट्रक्चर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ, लास्ट पॉइंट हम इसमें कैलकुलेट करें, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, या हम कह दें अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन या वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल हमने फॉर्मूला पढ़ा है, A डॉट में वैल्यू आ गई B और क्रॉस में वैल्यू आ गई C। ठीक है, तो हमें A वेक्टर निकालना है, B वेक्टर निकालना है और C वेक्टर निकालना है, यानी प्रिमिटिव वेक्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, और वैल्यू कैलकुलेट करके हम क्या करें, इस फॉर्मूले में हम पुटअप कर दें, तो FCC स्ट्रक्चर की परमिटिव सेल के लिए FCC स्ट्रक्चर की परमिटिव सेल का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम हम मेंशन करें, तीनों परमिटिव वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करें, सपोज दैट हमने डिफाइन कर दिया, इस तरीके से ये हमने परमिटिव सेल बना दी। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। प्रिमिटिव वेक्टर्स हमें डिफाइन करने हैं, एक डायरेक्शन हमने ले ली एक्स डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन ले ली हमने वाई डायरेक्शन, और तीसरी डायरेक्शन ले ली हमने जेड डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया आई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया जे कैप, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया के कैप। ठीक है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो मैं कह दूँ इस फेस के सेंटर पे एटम होगा, इस फेस के सेंटर पे एटम होगा, और इस फेस के सेंटर पर भी एटम होगा। FCC क्रिस्टल के लिए स्पेशलिटी हमने बताई थी कि भाई तीनों जो प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं उनके ओरिएंटेशन जो हैं, ओरिएंटेशन हमारे पास कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना। तो हम कहते हैं कि ये सपोज दैट हमने पहला परमिटिव वेक्टर बता दिया, पहला परमिटिव वेक्टर आ गया जिसको मैंने कह दिया A वेक्टर, ये हमने कह दिया दूसरा परमिटिव वेक्टर है जिसको डिफाइन कर दिया हमने B वेक्टर से, और ये हमने डिफाइन कर दिया तीसरा परमिटिव वेक्टर है जिसको हमने कह दिया C से हमने डिफाइन कर दिया। तो A को मैं मेंशन करूं, सेंटर पॉइंट पर है, टोटल मैग्नीट्यूड जो है वो इसका कितना आ गया, A आ गया, है ना। A हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, तो हम कहें कि इस केस में अगर इसके सेंटर पर हमें चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A/2 डिस्टेंस हमें चलना पड़ेगा, A/2 डिस्टेंस, है ना, इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। A/2 डिस्टेंस हमें चलना पड़ेगा आई कैप डायरेक्शन में, A/2 डिस्टेंस चलना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में। तो सबसे पहले मैं वैल्यू डिफाइन कर दूँ, सपोज दैट A वेक्टर, है ना, A वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू कह दूँ मैं, वैल्यू कितनी आ गई A/2, है ना। अगर ये A वेक्टर लिया है तो वैल्यू आ गई हमारे पास A/2 आ गया, और वैल्यू आ गई कितनी आई कैप प्लस में वैल्यू आ गई
जे कैप, ठीक है। इसी तरीके से बी वेक्टर कैलकुलेट करें, बी वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई a/2 और वैल्यू आ गई जे कैप और प्लस में वैल्यू आ गई के कैप। और थर्ड हम कैलकुलेट करें सी वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई a/2 और वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, वैल्यू आ गई कौन सा प्लेन आ गया, XZ प्लेन आ गया, वैल्यू आ गई आई कैप प्लस में वैल्यू आ गई के कैप, ठीक है। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल्स टू A डॉट में वैल्यू आ गई B क्रॉस C, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ गई A³ अपॉन वैल्यू आ गई 8। ए वेक्टर कितना बना, वैल्यू आ गई आई कैप प्लस जे कैप, डॉट प्रोडक्ट आ गया किसके साथ, B क्रॉस C यानी वैल्यू आ गई जे कैप प्लस में वैल्यू आ गई के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया आई कैप प्लस में वैल्यू आ गई के कैप, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आ गई A³ अपॉन 8, फैक्टर आ गया आई कैप प्लस जे कैप, डॉट प्रोडक्ट आ गया जे कैप क्रॉस आई कैप कितना बना, माइनस वैल्यू आ गई के कैप, जे क्रॉस के कैप कितना बना, प्लस में वैल्यू आ गई आई कैप, के क्रॉस आई कैप प्लस में वैल्यू आ गई जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप कितना बना, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ हम इसको सॉल्व करें सिंपली तो वैल्यू आ गई A³ अपॉन वैल्यू आ गई 8। डॉट प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या कहते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर्स आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, ये तो हमारे पास कितना बनेगा, 1 बनेगा, है ना। अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हैं तो वैल्यू यूनिट के इक्वल्स आएगी या 1 आएगा, और अगर हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। तो सिंपली मल्टीप्लाई करें, आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 बना, तो 1 + 1, तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल कितना आ गया, A³ अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई A³ अपॉन 4। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल थी कितनी, A⁻3, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल कितनी आई, A³ 4, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने थे, 4। इसका मतलब एक यूनिट सेल में कितनी परमिटिव सेल होंगी हमारे पास, 4 परमिटिव सेल होंगी। तो ये आज हमने बात करी FCC स्ट्रक्चर के बारे में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 12 के इक्वल होता है। हमने कहा लैटिस कांस्टेंट ट्वाइस √2 R के इक्वल होता है। पैकिंग फ्रिक्शन जो था, पैकिंग फ्रिक्शन हमने कहा कि भाई एटम्स जो हैं उन्होंने यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम जो है वो एक्वायर कर रखा है, वो फैक्टर आया हमारे पास कितना, 74%, और वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल आ गया हमारे पास कितना, A³ अपॉन 4, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।